हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज के विषय में। लेकिन उससे पहले आप सभी को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे। इन्फॉर्मेशन ये है कि आप सभी के लिए सारथी बैच लॉन्च किया जा चुका है, थर्ड सेमेस्टर के लिए भी और फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। और सारथी आप सभी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। कहाँ हैं आप, क्या सोच रहे हैं आप? सोचिए नहीं और विचारिए नहीं, जाइए टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से और सारथी को ज्वाइन करिए, क्योंकि वक्त गुजरता जा रहा है। बस कुछ ही वक्त और बचे हैं आपके सेमेस्टर एग्जाम में। तो इस टाइम के इंपॉर्टेंस को समझिए, क्योंकि मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं वो सारथी को ज्वाइन कर तो लेते हैं लेकिन एंड में करते हैं। पिछली बार ऐसे ही हड़बड़ी में 700-800 बच्चे लास्ट में ज्वाइन किए, जिससे उनका काफी ज्यादा नुकसान हो गया। वो पेमेंट भी किए लेकिन उसका बेनिफिट भी नहीं ले पाए, क्योंकि उतने दिन में, उतने समय में आप पूरे कोर्स को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बीकॉम का कोर्स इतना भी आसान नहीं है, इतना भी छोटा नहीं है, इतना भी कंसाइज नहीं है। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको मेहनत से पढ़ना होगा और थोड़ा जो भी आपके कंटेंट्स हैं उन सभी कंटेंट्स को कंप्लीट करना होगा, तब जाके आप अच्छा मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी में टॉप करने का जो आपका सपना है उसको साकार कर सकते हैं। चलिए आज देखते हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज के विषय में। ये तो आपने बचपन में भी पढ़ा है, क्लास 12 में कंपनी किसे कहते हैं और कंपनी से कितने प्रकार होते हैं। लेकिन वहां पे पढ़ा होगा आपने कंपनीज को क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी और ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, जिसमें आपको बताया होगा कि कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी 3 प्रकार की होती है: लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। जिसमें से जो अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होती है उसका प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस इंडिया में और बाकी बहुत सारे देशों में नहीं है। कुछ ऐसी कंट्रीज है जहां पे अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज होती हैं। उसके बाद आपने पढ़ा होगा कि कंपनीज का क्लासिफिकेशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, जिसमें आपने पढ़ा होगा प्राइवेट कंपनी किसे कहते हैं, पब्लिक कंपनी किसे कहते हैं, 1 पर्सन कंपनी किसे कहते हैं। लेकिन चूंकि आप बीकॉम कर रहे हैं तो इसीलिए आपका जो सिलेबस है वो 12th से थोड़ा सा एडवांस है। यहाँ पे कंपनी को क्लासिफाई करने के लिए 5 डिफरेंट पॉइंट्स बनाए गए हैं और कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो इन 5 पॉइंट्स में नहीं आती हैं, तो उनको 6वें पॉइंट में रखा जाता है, जिनको अदर कंपनीज कहा जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन कौन से बेसिस हैं कंपनी को क्लासिफाई करने के। तो सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब रजिस्ट्रेशन, यानी पंजीकरण के आधार पे कितने प्रकार की कंपनियां होती हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन भी हम देखेंगे कितने प्रकार की कंपनियां होती हैं। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। सॉरी, इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन में अंतर है। इनकॉर्पोरेशन मतलब होता है फॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन मतलब होता है उसका लीगल रिकॉग्निशन। पॉइंट टू बी नोटेड, इनकॉर्पोरेशन मतलब फॉर्मेशन, यानी उस कंपनी को बनाया कैसे गया है। रजिस्ट्रेशन यानी उसका पंजीकरण, उसको लीगल रिकॉग्निशन देना। जैसे आपने कंपनी तो बना लिया लेकिन आपने अभी तक उसको रजिस्टर नहीं किया। अभी तो ये चीज संभव नहीं है, लेकिन पहले के जमाने में, पहले लगभग 100 साल पहले कंपनी बनाई जाती थी और उसके बाद कंपनी को रजिस्टर किया जाता था। यानी कंपनी बन जाती थी, पहले बनने के बाद रजिस्ट्रेशन होता था। लेकिन यहाँ पे कंपनी तभी बनी मानी जाएगी जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। इनकॉर्पोरेशन का मतलब है फॉर्मेशन, यानी कंपनी को बनाया कैसे गया है, बनाने के आधार पे कंपनी को क्लासिफाई किया जाता है। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी यानी दायित्व, यानी दायित्व के आधार पे भी कंपनी को क्लासिफाई किया जाता है। जैसे हमने आपको बताया कि एक होती है लिमिटेड बाय शेयर कंपनी, एक होती है लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी, एक होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। ये अलग अलग प्रकार की कंपनियां होती हैं लायबिलिटी के बेसिस पे। अगला है बेसिस ऑफ लीगलिटी। कौन सी कंपनी है जो लीगल प्रोविजंस को फॉलो करके बनाई जा रही है, कौन सी कंपनी है जो कानून के खिलाफ बनाई जा रही है, जो इलीगल तरीके से बनाई जा रही है उसको हम क्या कहेंगे, और जो लीगल तरीके से बनाई जा रही है उसको हम क्या कहेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ लीगलिटी में हम देखेंगे। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण। क्या होता है? नियंत्रण, यानी आपका किसी चीज पे कंट्रोल होना, नियंत्रण होना, यानी किस व्यक्ति का, किस अथॉरिटी का, किस पर्सन का कंट्रोल है कंपनी पे, किसका नियंत्रण है आपकी कंपनी पे, इसके आधार पे भी कंपनी को क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है,
तो ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल भी हो गया। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कंपनी बनाई कहाँ गई है, किस जगह पे कंपनी बनाई गई है, उस आधार पे भी कंपनी को क्लासिफाई किया जाता है। जैसे हो सकता है कंपनी इंडिया में बनाई गई हो सकता है कंपनी अमेरिका में बनाई गई हो सकता है कंपनी चीन में बनाई गई हो। तो जो कंपनी चीन में बनेगी, अमेरिका में बनेगी, उसको क्या कहेंगे, और जो कंपनी इंडिया में बनेगी उसको क्या कहेंगे, हम यहाँ देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। और कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो इनमें से किसी भी बेसिस में नहीं आती, यानी उनका क्लासिफिकेशन इनमें से किसी भी आधार पे नहीं किया जा सकता है, तो उनके लिए एक डिफरेंट पॉइंट बनाया गया है, अदर कंपनीज। इन द कंपनीज विच आर नॉट कवर्ड अंडर द 5 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज, दे विल बी कवर्ड अंडर अदर कंपनीज। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन या फिर रजिस्ट्रेशन। ध्यान दीजिएगा, आज के लेक्चर में हम केवल ये देखेंगे कि कितनी कंपनियां हैं। आगे वाले लेक्चर्स में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इस वाले लेक्चर में अभी यही समझना बहुत जरूरी है कि कंपनियां कितने प्रकार की होती हैं और कौन सी कंपनी को क्या कहा जाए। तो इस लेक्चर में हम किसी भी कंपनी का डिफिनीशन कवर नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी और आप खुद से चाहें तो इसी लेक्चर के बेसिस पे कंपनी का डिफिनीशन, किसी भी कंपनी का डिफिनीशन जाके लिख सकते हैं अपने एग्जाम में। ठीक है, चलिए तो रजिस्ट्रेशन या फिर इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे 3 प्रकार की कंपनियां होती हैं। एक होती है रॉयल या फिर चार्टर्ड कंपनी, एक होती है स्टैट्यूटरी कंपनी और एक होती है रजिस्टर्ड कंपनी। रॉयल या चार्टर्ड कंपनी किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कोई ऐसी कंपनी जो किसी राजा के द्वारा बनाई गई हो, किसी साम्राज्य के द्वारा बनाई गई हो, किसी रानी के द्वारा बनाई गई हो, तो उस कंपनी को हम कहेंगे रॉयल चार्टर्ड कंपनी। जैसे आपने नाम सुना होगा ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वहां पे, ब्रिटेन में जो गवर्नमेंट थी उस समय ब्रिटेन में मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, यानी राजशाही तंत्र था। तो उस समय जो वहां की रानी थी, पता नहीं कौन थी, महारानी विक्टोरिया एलिजाबेथ, मुझे याद नहीं है, लेकिन उस समय जो भी रानी थी उन रानी के माध्यम से ही, उस रानी के स्पेशल ऑर्डर के माध्यम से ही ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई थी। यानी याद रखना आपको, ऐसी कंपनी जो कंपनी किसी साम्राज्य, किसी सम्राट या किसी रानी के आदेश से बनाई जाए उसको हम रॉयल या फिर चार्टर्ड कंपनी कहते हैं। रॉयल का मतलब ये होता है राजशाही, ऐसी कंपनी जो राजशाही खानदान की हो, ऐसी कंपनी जो राजा के या रानी के आदेश से बनाई जाए उसको हम रॉयल कंपनी या फिर चार्टर्ड कंपनी कहते हैं। अगला है आपका स्टैट्यूटरी कंपनी। लेट मी एक्सप्लेन। स्टैट्यूटरी कंपनी जो शब्द है स्टैट्यूटरी, इसमें वो एक शब्द से डिराइव हुआ है और वो शब्द है स्टैट्यूट। क्या है वो शब्द है आपका स्टैट्यूट, और स्टैट्यूट का मतलब होता है लॉ। ऐसी कंपनी जो किसी स्पेशल लॉ या फिर किसी स्पेशल एक्ट के अंदर बनाई गई हो, ऐसी कंपनी जो किसी स्पेशल एक्ट के अंदर बनाई गई हो उसको हम स्टैट्यूटरी कंपनी कहते हैं। इसलिए जो स्टैट्यूटरी कंपनी है इसमें स्टैट्यूट जो शब्द उसका मतलब होता है लॉ। द कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर अ स्पेसिफिक लॉ और बाय पासिंग अ स्पेशल एक्ट इन द पार्लियामेंट, इट इज कॉल्ड अ स्टैट्यूटरी कंपनी। यानी ऐसी कंपनी जो या तो किसी विशेष कानून से बनाई जाए या तो किसी विशेष कानून को संसद में पारित करके बनाया जाए, उसको हम स्टैट्यूटरी कंपनी कहते हैं। अगला है रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी यानी ऐसी कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 या फिर किसी प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर रजिस्टर्ड होती है। लेट मी एक्सप्लेन अगेन। रजिस्टर्ड कंपनी यानी ऐसी कंपनी जो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 या फिर इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 या फिर उससे पहले जो भी कंपनीज एक्ट थे उसमें अगर कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड हुई है तो उसको हम रजिस्टर्ड कंपनी कहेंगे। और एक कंपनी को रजिस्टर्ड करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक कंपनी को 1% कंपनी की तरह रजिस्टर्ड करके बनाया जा सकता है, एक कंपनी को एक प्राइवेट कंपनी के रूप में बनाया जा सकता है, और एक कंपनी को एक पब्लिक कंपनी के रूप में भी बनाया जा सकता है। यानी एक रजिस्टर्ड कंपनी 1% कंपनी के रूप में भी हो सकती है, एक रजिस्टर्ड कंपनी एक प्राइवेट कंपनी के रूप में भी हो सकती है, और एक रजिस्टर्ड कंपनी एक पब्लिक कंपनी के रूप में भी हो सकती है। यानी किसी भी रजिस्टर्ड कंपनी को जब आप बनाएंगे तो या तो वो प्राइवेट कंपनी होगी, या तो पब्लिक कंपनी होगी, या तो वो 1% कंपनी होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी बताया है, लाइबिलिटी यानी दायित्व के आधार पर 3 प्रकार की कंपनियां होती हैं। पहली होती है
लिमिटेड बाय शेयर कंपनी, जो सबसे ज्यादा पाई जाती है हमारे देश में या फिर किसी भी देश में, सबसे ज्यादा जो कंपनियां होती हैं वो लिमिटेड बाय शेयर ही होती है। ऐसी कंपनी, ध्यान से सुनिएगा, कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर किसे कहेंगे? ऐसी कंपनी जिस कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी वहीं तक है, उतने ही अमाउंट तक है जितना अमाउंट मेंबर ने कैपिटल देने के लिए कहा था और वो अभी तक दिया नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हमने 100 रुपए का कंपनी का शेयर खरीदा, जिसमें से हमने 50 रुपए का पेमेंट कर दिया है और 50 रुपए अभी भी बाकी है जो पेमेंट हमको कंपनी को करना है। अगर कंपनी डूब जाती है तो हमारी लायबिलिटी केवल 50 रुपए की होगी जो हमने पे नहीं किया था। यानी द कंपनी इन विच द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड अप टू द अनपेड अमाउंट ऑफ कैपिटल, अप टू द अनपेड अमाउंट ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड लिमिटेड बाय शेयर कंपनी। यानी ऐसी कंपनी जिसमें शेयर होल्डर की लायबिलिटी, मेंबर की लायबिलिटी वहीं तक है जहां तक उसने कैपिटल का अमाउंट पे नहीं किया है। जैसे उसने 100 रुपए का शेयर खरीदा है और 50 रुपए का पेमेंट कर दिया है, 50 रुपए अगर अभी भी बाकी हैं तो जो बाकी पैसा है वहीं तक उसकी लायबिलिटी होगी, वहीं तक उसका दायित्व होगा। अगला है कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। कभी कभी क्या होता है, कुछ शेयर होल्डर्स कहते हैं, कंपनी से ये वादा करते हैं कि देखिए मैं तो आपको कैपिटल का अमाउंट तो दूंगा ही, मैंने आपको जो वादा किया था, वादा नहीं, मैंने आपको जो कहा था कि मैं 100 रुपए का शेयर खरीद रहा हूं तो मैं आपको 100 रुपए तो दूंगा ही, वो तो मेरा लीगल ऑब्लिगेशन है, लेकिन मैं 100 रुपए के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी कंपनी को देना चाहता हूं जब कंपनी बंद होने वाली हो या फिर जब कंपनी किसी क्रिटिकल सर्कमस्टांस में हो। तो ऐसी कंपनी को हम कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी कहते हैं, जिसमें शेयर होल्डर कैपिटल के साथ साथ अपनी कुछ गारंटेड अमाउंट को भी देने का काम करता है, कुछ गारंटी देने का काम करता है कंपनी को, उसको हम कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी कहते हैं। अगला है अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, यानी ऐसी कंपनी जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, जस्ट लाइक पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप, उसको हम कहेंगे अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। बट दैट पर्टिकुलर कंपनी डज नॉट हैव अ प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस स्पेशली इन इंडिया एंड डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। यानी अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, असीमित दायित्व कंपनी, एक ऐसी कंपनी होती है, एक ऐसा कंपनी होता है जिसमें जो सदस्य होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उनका दायित्व असीमित होता है, उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है, अगला बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ लीगैलिटी। लीगैलिटी यानी कानून। वैधानिक रूप से अगर देखें, वैधानिक आधार पे अगर देखें तो दो प्रकार की कंपनियां हो सकती हैं। एक हो सकती है लीगल कंपनी और एक हो सकती है इलीगल कंपनी या फिर इलीगल एसोसिएशन ऑफ पर्सन। लीगल कंपनी यानी वो कंपनी जो सारी ही लीगल फॉर्मेलिटीज को करके बनाई गई हैं और जो कंपनीज एक्ट का कंप्लायंस करती हैं। इलीगल कंपनीज यानी वो कंपनीज जो इलीगल ऑब्जेक्ट के लिए या फिर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए बनाई गई हैं, जिनका मकसद कभी भी लॉफुल नहीं है, जिनका मकसद हमेशा सोसाइटी को हार्म करना या फिर हमारे देश के कानून को वायलेट करना या फिर हमारे देश के कानून के साथ कंप्लायंस न करना हो, उन कंपनीज को हम इलीगल एसोसिएशन ऑफ पर्सन या फिर इलीगल कंपनी कह सकते हैं। यानी वो कंपनी जो कानून का पालन करती है, जो कानून के दायरे में बनाई जाती है, जो कानून के स्कोप में आती है, उसको हम लीगल कंपनी कहेंगे। और वो कंपनी जो कानून के दायरे के बाहर बनाई जाती है, जो कानून के स्कोप में नहीं आती है, जो कानून का कंप्लायंस नहीं करती है और जो अनलॉफुल या फिर इलीगल ऑब्जेक्ट्स के लिए बनाई जाती है, उसको हम इलीगल कंपनी या फिर इलीगल एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहते हैं। ठीक है, चलिए इसका भी हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे, कैसे कहेंगे, कब कहेंगे, किस कंडीशन में लीगल कंपनी कहेंगे, किस कंडीशन में इलीगल एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग, बट वेट फॉर द लेक्चर। अभी आगे जो लेक्चर आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी इस लेक्चर में बस हमको काइंड से देखना है। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, यानी नियंत्रण के आधार पे दो प्रकार की कंपनियां होती हैं। एक होती है गवर्नमेंट कंपनी और एक होती है होल्डिंग कंपनी। एक होती है गवर्नमेंट कंपनी और एक होती है होल्डिंग कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी यानी ऐसी कंपनी जिसमें सरकार का नियंत्रण है, इसका नियंत्रण है, जिसमें सरकार का नियंत्रण है, वो गवर्नमेंट कंपनी है। और ऐसी कंपनी जिसमें किसी और कंपनी का नियंत्रण है, उसको हम सब्सिडरी कंपनी कहते हैं। जैसे मान लीजिए रिलायंस कंपनी है, वो एक पेरेंट कंपनी है जो सबकी बाप है। रिलायंस का एक छोटा सा नया कंपनी खुलने वाला है, रिलायंस स्मार्ट बाजार, जो खुल चुका है, आपको पता होगा, वो एक नई कंपनी है उसकी। तो रिलायंस स्मार्ट बाजार जो कंपनी है वो रिलायंस कंपनी के अंदर आती है,
यानी ऐसी कंपनी जो किसी बड़ी कंपनी के अंदर आए उसको हम सब्सिडरी कंपनी कहेंगे, और जो कंपनी उसको कंट्रोल कर रही है, जो छोटी वाली कंपनी है उसको जो कंपनी कंट्रोल कर रही है उसको हम होल्डिंग कंपनी कहेंगे। यानी द कंपनी विच होल्ड्स the control of subsidiary company is called holding company, and the company which is a subordinate company of holding company is called a subsidiary company। अब इसको subsidiary company कब कहेंगे, कैसे कहेंगे, वो आगे वाले लेक्चर में हम देखेंगे। अगला है on the basis of place of registration, यानी कंपनी को बनाया कहाँ गया है, कंपनी का पंजीयन कहाँ किया गया है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कहाँ किया गया है। इस बेसिस पे भी दो प्रकार की कंपनियां होती हैं, एक होती है इंडियन कंपनी और एक होती है फॉरेन कंपनी। ऐसी कंपनी जो हमारे भारत देश में हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में बनाई गई है उसको हम इंडियन कंपनी कहेंगे, और जो कंपनी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर बनाई गई है, जो हमारे इंडिया के बाउंड्री के बाहर बनाई गई है, उसको हम फॉरेन कंपनी कहेंगे। यानी भारत की कंपनी यानी ऐसी कंपनी जिसको भारत के अंदर बनाया गया है, भारत के कानूनों को पालन करके बनाया गया है। फॉरेन कंपनी यानी ऐसी कंपनी जिसको बाहर के कानून का पालन करके बनाया गया है और जो कंपनी हमारी डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर नहीं आती है, उसको हम फॉरेन कंपनी कहते हैं। तो ये थे डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपनीज। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्या कंपनीज का ये लेक्चर आपको समझ में आया, क्या इस लेक्चर में सफिशिएंट कंटेंट आपको डिलीवर किया गया जिससे आप एग्जाम में लिख सकते हैं, या फिर इनसफिशिएंट है। वैसे मैं नेक्स्ट लेक्चर लेके आने वाला हूं, लेकिन फिर भी आपकी क्या इच्छा है, आपका क्या राय है इस विषय में, आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और अगर आप सारथी को ज्वाइन करना चाहते हैं, इन सारे नोट्स को पाना चाहते हैं, MCQs सारे के सारे डाउट्स को सॉल्व करना चाहते हैं, जो भी सेमेस्टर से जुड़ी समस्या है, सारी समस्याओं का निजात बस बेस्ट प्लेटफॉर्म पे पाना चाहते हैं, उसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा हमारा टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप, और वहां से आपको ज्वाइन करना होगा सारथी फॉर थर्ड सेमेस्टर या फिर सारथी फॉर फर्स्ट सेमेस्टर। उसके माध्यम से आप अपनी जर्नी को बना सकते हैं बेहतरीन और बन सकते हैं सेमेस्टर एग्जाम के टॉपर।